हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ अंतिश पे। आज का वीडियो में हम लोग क्लास 11th जिस चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। और उसका लेक्चर आज 6 होने वाला है। अगर आप सभी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है श्वसन और गैसों का विनिमय में श्वसन का नियमन। श्वसन का नियमन जिसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस स्टेप को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर श्वसन के विकार के बारे में भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं श्वसन का नियमन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और अस्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पुंछ क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे हम लोग श्वास प्रभावी या निमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं। मस्तिष्क के पुंछ क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जो श्वास प्रभावी या श्वास अनुचयन यानी कि निमोटैक्सिक केंद्र होता है। श्वास प्रभावी या अनुचयन निमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयुक्त या सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर की परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी यानी कि कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होती है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र संकीर्ण होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित कर दिए जा सकते हैं। महाधमनी जिसे चाप एओर्टिक आर्च कहते हैं और गिरिवा धमनी जिसे कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही के लिए लय केंद्र को आवश्यक दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत महत्वहीन है। अगला टॉपिक हमारा है श्वसन के विकार यानी कि रेस्पिरेटरी ऑफ डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या क्या है तो इसमें हम लोग दमा पढ़ेंगे, श्वसनीय शोथ पढ़ेंगे, अस्थिपति या एम्फाइसीमा, व्यावसायिक रोग। ये हमारे पास 4 को श्वसन विकार दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दमा जिसे हम लोग अस्थमा भी बोलते हैं, ये श्वसनीय और संविष्णाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। दमा में क्या होगा, श्वसनीय और संविष्णिकाओं के में प्रॉब्लम होगा और किस चीज़ में इसमें घरघराहट उत्पन्न होती है और श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनीय शोथ ब्रोंकाइटिस जो होती है श्वसनीय की शोथ है, जिसे विशेष लक्षण श्वसनीय में सूजन तथा जलन होती है, जिससे लगातार खांसी होती है। श्वसनीय शोथ में लगातार खांसी होती रहती है। यह श्वसनीय की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनीय में सूजन तथा जलन होता है, जिससे लगातार खांसी होती है। वातस्फीति की बात करते हैं। वातस्फीति या एम्फाइसीमा जिसे कहते हैं, यह चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाता है। धूम्रपान इसके मुख्य कारक हो सकते हैं। जो गुटखा खैनी सिगरेट पीते हैं उनको में ये बीमारी हो सकती है, वातस्फीति या एम्फाइसीमा। अगला जो रोग है वह है व्यावसायिक रोग, श्वसन रोग जिसे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहा जाता है। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर के घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली ने पूरी तरह निष्प्रभावी कर पाती है। दीर्घकालिक प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशमीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए यानी कि मास्क का पहनना चाहिए। ये चैप्टर जो हमारा था ब्रीथिंग, श्वसन और गैसों का विनिमय, श्वसन और गैसों का विनिमय, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगला चैप्टर कौन सा लेकर आए आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अगला चैप्टर जो होगा वह चाहे क्लास 12th का होगा, जिसमें हम लोग पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, पुष्पी पात्रों में
लैंगिक जनन के बारे में उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया। सारा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पुष्पी पात्र में लैंगिक जनन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।